एक जो ये साधारण सा दिखने वाला फूल होता है, उसके अंदर आखिर क्या-क्या छिपा हो सकता है? आज हमने एक जासूस की तरह इस खूबसूरत सी रचना के सारे राज एक-एक करके परत दर परत खोलने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसकी हर एक पंखुड़ी, हर एक महक के पीछे ना एक बहुत ही जटिल मशीन छिपी है। और ये मशीन सिर्फ एक मिशन पर काम कर रही है। तो चलिए, साथ मिलकर प्रकृति के इस शानदार इंजीनियरिंग के कमाल के पीछे के राज से पर्दा उठाते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे फूल की शानदार बनावट से, फिर देखेंगे उसकी बाहरी परतें जो उसकी सुरक्षा और आकर्षण का काम करती हैं। उसके बाद हम नर और मादा प्रजनन अंगों को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि एक पूरे फूल का मकसद क्या होता है। मतलब हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। तो फिर शुरू किया जाए। देखिए, किसी फूल को सच में समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? ये कि उसे हम जमीन से ऊपर, परत दर परत खुद बनाएं। तभी तो हम देख पाएंगे कि इस पहेली का हर एक टुकड़ा कहाँ और कैसे फिट बैठता है। तो अगली बार जब भी कोई फूल दिखे ना, तो सिर्फ उसकी खूबसूरती पर ही मत रुक जाइएगा। जरा सोचिएगा कि ये एक सटीक उपकरण है जिसे एक खास मकसद से बनाया गया है। ये प्रकृति का एक छोटा सा लेकिन एकदम परफेक्ट इंजीनियरिंग का नमूना है। तो जैसे कोई भी अच्छी इमारत नींव से बनती है, हम भी वहीं से शुरू करेंगे। फूल की जो बाहरी परतें होती है ना, वो सिर्फ सुरक्षा ही नहीं देती, बल्कि सच कहें तो ये शो के असली सितारे हैं जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो सबसे पहले आता है पुष्पासन या थैलेमस। इसको ना फूल का एक स्टेज समझिए। ये वो बेस है जो बाकी सभी हिस्सों को थामे रखता है। अरे, इसके बिना तो शो हो ही नहीं सकता। और एक मजे की बात बताऊं, सेब और स्ट्रॉबेरी जैसे फलों में यही हिस्सा पककर वो रसीला मीठा हिस्सा बनता है जिसे हम मजे से खाते हैं। इसके बाद नंबर आता है बाह्य दल का, यानी सेपल्स। ये हैं फूल के पर्सनल बॉडीगार्ड्स। सच में, जब फूल बस एक नाजुक सी कली होता है ना, तो यही हरी पत्तियां उसे चारों तरफ से घेरकर दुनिया के सारे खतरों से बचाती हैं। और अब बारी है शो के मेन अट्रैक्शन की, पंखुड़ियां। अरे वाह, इन्हें प्रकृति का चमकीला बिलबोर्ड समझिए। इनके जो चटक रंग होते हैं और मनमोहक खुशबू, वो मधुमक्खियों और तितलियों जैसे जरूरी मेहमानों के लिए एक खुला इनविटेशन है, जो मानो कह रहा हो, पराग यहाँ है, चले आओ। तो ठीक है, बाहर का तामझाम तो हमने देख लिया। अब जरा हुड के नीचे झांककर देखते हैं और इस मशीन के इंजन को चेक करते हैं। शुरुआत करते हैं नर प्रजनन प्रणाली से, जिसे पुमंग या एंड्रोशियम कहते हैं। पुमंग का मिशन ना है तो बहुत सिंपल, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? परागकण बनाना और उन्हें फैलाना। यही सुनहरा सा पाउडर अगली पीढ़ी के जीवन की चाबी है। रिप्रोडक्शन के लिए इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। अब इस सिस्टम में दो मेन प्लेयर्स हैं। पहला है पुतंतु या फिलामेंट। ये एक लंबा सहारा देने वाला डंठल होता है और इसके ठीक ऊपर लगा होता है परागकोश यानी एंथर। ये एक छोटी सी फैक्ट्री है जो हजारों लाखों छोटे छोटे परागकण बनाती है। चलिए, अब हम फूल के सबसे भीतरी और सबसे सेफ हिस्से में चलते हैं। ये है मादा प्रजनन अंग, जिसे जायांग या गाइनोशियम कहते हैं। यहीं पर असली मैजिक होता है। ये हिस्सा सारी परतों से एकदम सुरक्षित रहता है। तो जायांग का काम क्या है? इसका काम है आने वाले पराग को पकड़ना, उसे रिसीव करना और फिर उसका पोषण करना, ताकि वो एक नए बीज में बदल सके। ये समझिए कि एक नए पौधे की जिंदगी की शुरुआत यहीं से होती है। जायांग के भी तीन हिस्से हैं और ये तीनों एक टीम की तरह काम करते हैं। सबसे ऊपर होता है चिपचिपा सा वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। ये पराग के लिए एक परफेक्ट लैंडिंग पैड है। ये जुड़ा होता है वर्तिका यानी स्टाइल से, जो एक ट्यूब की तरह नीचे अंडाशय तक जाती है। और फिर अंडाशय यानी ओवरी के अंदर होते हैं कीमती बीजांड, ओव्यूल्स, मतलब भविष्य की पीढ़ी। तो अब हमने सारे अलग अलग पार्ट्स तो देख लिए। अब एक काम करते हैं, एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक बड़े मकसद को कैसे अंजाम देते हैं। तो चलिए सब कुछ एक साथ रखकर देखते हैं। हमारे पास है एक फाउंडेशन यानी पुष्पासन, फिर हैं प्रोटेक्टर्स यानी बाह्य दल, फिर है अट्रैक्टर्स यानी पंखुड़ियां, फिर है पोलन प्रोड्यूसर पुमंग और आखिर में सीड प्रोड्यूसर जायांग। हर एक हिस्से का अपना एक बहुत बहुत जरूरी काम है। इस पूरी की पूरी शानदार बनावट का आखिरी मकसद पता है क्या है? बस एक ही है,
परागकण को परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचाना। इस प्रोसेस को कहते हैं परागण या पॉलिनेशन, और यही फर्टिलाइजेशन की तरफ पहला कदम है, जिसमें परागकण बीजांड के साथ मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, उसके बाद तो असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जो बीजांड थे वो अब बीज बन जाते हैं, और अंडाशय वो खुद एक स्वादिष्ट और प्रोटेक्टिव फल में बदल जाता है। और यही फल उन बीजों को दुनिया में दूर दूर तक फैलाने में मदद करता है। तो अगली बार जब कोई फूल दिखे तो बस एक पल के लिए रुकिएगा जरूर। ये सिर्फ एक फूल नहीं है, नहीं, ये तो एक इंजन है जो जीवन के सबसे बड़े चक्र को चलाता है। ये पक्का करता है कि हमारी दुनिया हरी भरी रहे, जिंदा रहे, एक बार में एक बीज के जरिए। है ना ये कमाल की बात। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। पृथ्वी पर भगवान ने एक पौधा भेजा। पौधा डरा सहमा था, कोई आसपास नहीं, एकदम अकेला। बस चारों ओर हवा, पानी, सूर्य, मिट्टी थी। उसने भगवान से कहा, भगवान, मैं अकेला इस धरती पर क्या करूं? भगवान ने कहा, ये हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य ही तुम्हारे मित्र हैं, इनसे मदद मांगो। हवा, पानी, सूर्य, मिट्टी ने पौधे की मदद करी। धीरे धीरे पौधा सूर्य की रोशनी से भोजन बनाने लगा, जिसमें उसके पत्तियों ने उसकी मदद करी। पत्तियों में उसने क्लोरोफिल बना लिया, जिससे भोजन बनता था। वो मिट्टी से खनिज लवण लेने लगा। धीरे धीरे पौधा बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद उसने भगवान से कहा, भगवान, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब क्या करूं? भगवान ने उसको शक्ति दी, प्रजनन करने की। पौधे ने फूलों का निर्माण कर लिया। फूलों में परागकण थे। फूलों में बने नर अंग पुंकेसर, जिसने परागकण का निर्माण किया, जो नर युग्मक था। ये परागकण कीट, मधुमक्खी, हवा की सहायता से नर अंग वर्तिका के पास गया। वर्तिका में हुआ परागकण का अंकुरण, जिससे नर युग्मक धीरे धीरे मादा युग्मक बीजांड के पास पहुंच गया, जिससे निषेचन हो गया। निषेचन के बाद फूल फल में बदल गया। फल में बीज आ गए। पेड़ ने फलों को जीवों को खाने दिया, जो बीज को फैलाने लगे, जिससे बीज जगह जगह फैल गए। अनुकूल परिस्थिति आने पर बीज एक नए पेड़ में बदल गया, जिससे धीरे धीरे एक पेड़ से अनेक पेड़ धरती पर फैलने लगे, जिससे एक अकेली पेड़ अपना परिवार बना लिया। परागण की प्रक्रिया क्या होती है? पुष्प के नर भाग से परागण का किसी मीडियम, जैसे कि बीज, बर्ड्स, इंसेक्ट्स आदि के द्वारा पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र तक पहुंचने से ही परागण होता है। अद्भुत। लेकिन ये परागण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, आप बता सकते हैं? जी अवश्य। परागण की प्रक्रिया में हवा के माध्यम से या छोटे छोटे जीव जंतु, कीट इत्यादि के द्वारा परागण होते हैं। वो किसी में आकर्षण से, लालच के कारण पुष्प के पास आते और अनजाने में परागण की प्रक्रिया करा लेते हैं। ये प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है, जिसमें पौधे को कुछ नहीं करना पड़ता। सारी की सारी प्रक्रियाएं अपने आप संपन्न हो जाती हैं। वाह, ये तो मजेदार है। आप इसके बारे में और बताइए। हाँ सुनो, परागण के 2 प्रकार होते हैं। 1 स्वपरागण ऑटोगैमी, 2 परपरागण जीनोगैमी। स्वपरागण ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी। स्वपरागण परागकोश से परागकण एक ही फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, जैसे मटर, गेहूं। जीटो परपरागण एलोगैमी या जीनोगैमी। परागकण एक फूल के परागकोश से उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, जिससे आनुवांशिक विविधता बढ़ावा मिलती है। क्या परागण में जीव जंतुओं को लाभ मिलता है? इसके कारक कितने हैं? हाँ, क्यों नहीं। परागण कारक या वाहक द्वारा परागण। कीट परागण, कीट यानी मधुमक्खियां, तितलियां और पतंगे परागकणों का स्थानांतरण करते हैं, जो अक्सर चमकीले रंगों और अमृत से आकर्षित होते हैं। वायु प्रसार, वायु द्वारा परागण। हल्के सूखे पराग का वायु परिवहन, जो घास और शंकुधारी वृक्षों में आम है। जल प्रेम, हाइड्रोफिली। परागकण वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, जो जलीय पौधों की विशेषता है। पशु पक्षी, जीव पक्षी। पक्षी यानी पक्षी प्रेम, चमगादड़ या छोटे स्तनधारी परागकणों का स्थानांतरण करते हैं। हाथ से परागण, मनुष्यों द्वारा पराग का कृत्रिम मैन्युअल स्थानांतरण, जिसका उपयोग अक्सर कृषि में विशिष्ट प्रजनन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। हाँ, आपकी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी कर देती हूँ। स्वपरागण से प्रजनन सुनिश्चित होता है, लेकिन आनुवांशिक विविधता कम हो जाती है, जबकि परपरागण से आनुवांशिक विविधता और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये तो एक कहानी जैसा लग रहा है। कुछ और जानने की इच्छा हो रही है, आप बताइए।
जी, प्रकृति में कुछ ऐसे फूल भी पाए जाते हैं जैसे क्लिस्टोगैमस फूल, जो कभी नहीं खिलते, स्वपरागण को बाध्य करते हैं, जबकि चेस्मोगैमस फूल जो खिलते हैं, परपरागण की अनुमति देते हैं। जी, तो आपको कैसा लगा ये सब सुनकर? मजा ही आ गया ये सब सुनकर। सच में ये प्रकृति की अद्भुत प्रक्रिया है जो पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है। कभी सोचा है, एक पौधा जो अपनी जगह से हिल तक नहीं सकता, वो अपनी नस्ल यानी अपने जैसे और पौधे कैसे पैदा करता है? आज हम प्रकृति की एक ऐसी ही बहुत ही स्मार्ट प्लानिंग के राज से पर्दा उठाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पौधों की सबसे बड़ी मुश्किल को समझते हैं। जरा सोचिए, एक पौधा चल फिर तो सकता नहीं, है ना? तो फिर उसे रिप्रोडक्शन के लिए एक साथी वो कैसे मिलता होगा? हाँ, तो सवाल बिल्कुल यही है। एक पौधा जो एक ही जगह पर है, वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है? ये तो सच में एक पहेली जैसा लगता है, नहीं? लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, नेचर के पास इसका एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन है। एक ऐसा प्रोसेस जो इतना सिंपल और असरदार है कि बिल्कुल जादू सा लगता है। और यही बात इसे इतना कमाल का बनाती है कि ये प्रकृति का एक ऐसा चमत्कार है जिसमें पौधे को खुद कुछ भी नहीं करना पड़ता। और इसी प्रोसेस को, इसी जादू को हम कहते हैं पॉलिनेशन या परागण। तो आखिर ये पॉलिनेशन है क्या चीज़? अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें तो ये बस पॉलिन ग्लेन्स यानी पराग कणों का सफ़र है। एक फूल के मेल पार्ट से निकलकर उसके फीमेल पार्ट तक पहुंचना, बस इतना ही है। चलिए इस पूरे सफ़र को 3 सिंपल स्टेप्स में देखते हैं। स्टेप 1, पॉलन ग्रेन फूल के मेल पार्ट यानी एंथर से निकलता है। स्टेप 2, कोई कैरियर जैसे हवा या कोई कीड़ा उससे ट्रांसपोर्ट करता है, उसको ले जाता है। और स्टेप 3, ये पॉलन ग्रेन फूल के फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है और काम हो गया। अब यहाँ एक मज़ेदार बात आती है। पौधे इस काम को करने के लिए 2 अलग-अलग स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। आप कह सकते हैं कि उनके पास 2 सर्वाइवल प्लान्स हैं। एक है सेफ वाला प्लान और दूसरा थोड़ा एडवेंचर वाला। तो ये 2 प्लान्स हैं क्या? देखिए, पहला है सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। इसमें पॉलन या तो उसी फूल में या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर चला जाता है, सिंपल। जबकि दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण। इसमें पॉलन एक पौधे से निकलकर उसी प्रजाति के किसी दूसरे पौधे तक का सफर करता है। तो फर्क क्या हुआ? देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन एक सेफ बेट है, एकदम पक्का रास्ता, यहां रिप्रोडक्शन की गारंटी है। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो एक जेनेटिक एडवेंचर जैसा है, जिससे आती है डाइवर्सिटी यानी विविधता और कुछ नया होने की संभावना। लेकिन ये जो एडवेंचर वाला प्लान है, क्रॉस पॉलिनेशन, ये आखिर होता कैसे है? ये अपने आप तो हो नहीं सकता। इसके लिए ज़रूरत पड़ती है कुछ खास हेल्पर्स की। हम इन्हें नेचर के मैसेंजर्स या पोस्टमैन भी कह सकते हैं, जो अनजाने में ही इतना बड़ा काम कर जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये हेल्पर्स ये काम कोई जानबूझकर नहीं करते, बिल्कुल नहीं। वो तो बस फूलों के आकर्षण यानी उनकी खूबसूरती या फिर मीठा रस पीने के लालच में आते हैं और गलती से अनजाने में पॉलिनेशन का प्रोसेस पूरा कर देते हैं। और इन हेल्पर्स की लिस्ट देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इसमें आते हैं कीड़े मकोड़े जैसे मधुमक्खियां और तितलियां। फिर आती है हवा, जो घास जैसे पौधों में पॉलिनेशन करती है। पानी के अंदर रहने वाले पौधों के लिए पानी खुद हेल्पर बन जाता है। और तो और पक्षी और यहाँ तक कि चमगादड़ भी इस स्कीम का हिस्सा हैं। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि पॉलिनेशन होता कैसे है, पर अब असली सवाल ये है कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इससे आखिर फर्क क्या पड़ता है हमारी दुनिया पर और हम पर? तो इसका जवाब इस एक बात में छिपा है। सेल्फ पॉलिनेशन से रिप्रोडक्शन तो पक्का हो जाता है, लेकिन जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवंशिक विविधता कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्रॉस पॉलिनेशन से जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है और साथ ही बढ़ती है पौधों की बीमारियों से लड़ने की ताकत। और ये चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा डाइवर्सिटी का मतलब है ज़्यादा मजबूत पौधे, एक हेल्दी इकोसिस्टम और हमारे लिए बेहतर फूड क्रॉप्स। असल में हम जो खाना खाते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे सीधे इसी पॉलिनेशन के प्रोसेस पर निर्भर करता है। और एक बहुत ही दिलचस्प चीज़, क्या आप जानते हैं कि हम इंसान भी इस प्रोसेस में मदद कर सकते हैं? हाँ, इसे कहते हैं हैंड पॉलिनेशन। मतलब हम अपने हाथों से पॉलन को एक फूल से दूसरे फूल तक ट्रांसफर करते हैं।
बड़े बड़े किसान तो अक्सर खास नतीजों के लिए ऐसा करते ही हैं, लेकिन आप भी चाहें तो इसे अपने बगीचे में आजमा सकते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। अगर ये सारे नेचुरल हेल्पर्स, ये मधुमक्खियां, ये तितलियां, ये पक्षी, अगर ये धीरे धीरे गायब हो जाएं, तो हमारे फूलों का और सबसे जरूरी हमारे खाने का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस खूबसूरत प्रक्रिया की कीमत समझाता है और हमारी जिम्मेदारी भी याद दिलाता है। छोटी सी छिपी हुई दुनिया में जा रहे हैं, जहां जीवन की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जन्म लेती है। ये कहानी है एक पोलन ग्रेन यानी परागकण के बनने की। इस कमाल के प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और यकीन मानिए ये किसी एडवेंचर से कम नहीं है। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले चलेंगे एंथर के अंदर, फिर देखेंगे वो पहला डिवीजन, और फिर आएगा कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, मियोसिस। इसके बाद हम परागकण के कमाल के स्ट्रक्चर को समझेंगे, और आखिर में इन सारे टुकड़ों को जोड़कर पूरी पिक्चर देखेंगे। तो चलें। तो हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? एक स्टेज होता है जहां सब कुछ होता है। हमारी इस कहानी का स्टेज है एंथर, यानी परागकोश। फूल के अंदर यही वो जगह है जहां सारा का सारा एक्शन होने वाला है। यहीं पर फ्यूचर पॉलन ग्रेन्स की नींव रखी जाती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इस भारी भरकम शब्द को थोड़ा आसान बनाते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए, ये बस एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक मदर सेल जो कि डिप्लॉइड यानी 2n है, मतलब जिसके पास क्रोमोसोम्स के 2 सेट हैं, वो डिवाइड होकर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाती है, जिनके पास क्रोमोसोम्स का सिर्फ एक ही सेट यानी n होता है। तो सीधा सीधा हिसाब है क्रोमोसोम्स का नंबर आधा करने का खेल। और हाँ, यही माइक्रोस्पोर आगे जाकर बनते हैं हमारे हीरो यानी पॉलन ग्रेन्स। अब ये जो पॉलन बनाने वाली फैक्ट्री है ना, ये ऐसे ही खुली नहीं होती। इसके चारों तरफ सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं। बाहर से अंदर की तरफ चलें तो एपिडर्मिस है, एंडोथीजियम है, और फिर बीच की कुछ लेयर्स हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे अंदर वाली लेयर है, वो है टैपिटम। इसको आप एक तरह की नर्सरी समझ लीजिए, एक वीआईपी नर्सरी जिसका बस एक ही काम है, अंदर जो माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं उन्हें खिलाना पिलाना, पूरा पोषण देना। तो चलिए अब कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं, वो एक अकेली सेल जहां से पूरा का पूरा सिलसिला शुरू होता है। इसका नाम है आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल। हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल है पर काम बहुत बड़ा है। ये एक डिप्लॉइड सेल है यानी 2n, और इसकी पहचान क्या है? ये साइज में बड़ी होती है, इसका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस मतलब घना होता है, और न्यूक्लियस एकदम क्लियर। ऐसा लगता है मानो इसे किसी खास मिशन के लिए ही चुना गया हो। और बस यहीं पर होता है पहला बड़ा डिवीजन। ये एक सेल 2 हिस्सों में बंट जाती है और दोनों की किस्मत एकदम अलग अलग लिखी जाती है। जो बाहर वाली सेल बनती है उसे कहते हैं पैराइटल सेल। इसका काम है एंथर की दीवारें बनाना। और जो अंदर वाली सेल है, स्पोरोजीनस सेल, असली कहानी का हीरो तो यही है, क्योंकि इसी से आगे चलकर पॉलन बनेंगे। अब देखिए, ये स्पोरोजीनस सेल अकेली नहीं रहती। वो माइटोसिस करके अपनी पूरी फौज तैयार करती है, अपनी संख्या बढ़ाती है। और ये जो नई सेल्स बनती हैं, इन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, शॉर्ट में MMC। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है, इस स्टेज पर भी ये सब की सब डिप्लॉइड यानी 2n ही हैं। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मोड़, वो स्टेप जो जेनेटिक मेकअप को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। ये है मियोसिस यानी अर्धसूत्रीय विभाजन। पता है इसमें सबसे कमाल की बात क्या है? मैं दोहरा रही हूं, हर एक अकेली माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मियोसिस से गुजरती है तो वो 4 नई सेल्स बनाती है। जी हां, एक से सीधे 4। तो आखिर मियोसिस में ऐसा होता क्या है? बहुत सिंपल है, ये क्रोमोसोम्स के नंबर को एग्जैक्टली आधा कर देता है। मतलब एक डिप्लॉइड 2n MMC से बन जाते हैं 4 हैप्लॉइड n माइक्रोस्पोर। और शुरू में ये चारों एक ग्रुप में एक दूसरे से चिपके रहते हैं। इस ग्रुप को हम कहते हैं टेट्राड। फिर जैसे ही ये माइक्रोस्पोर अपने ग्रुप यानी टेट्राड से आज़ाद होते हैं, तो हर एक माइक्रोस्पोर बड़ा होता है, मैच्योर होता है और अपना फाइनल पावरफुल रूप ले लेता है। और वो क्या है? पॉलन ग्रेन। तो चलिए जरा इसके स्ट्रक्चर को गौर से देखते हैं। इस पॉलन ग्रेन के अंदर भी एक कहानी चल रही है।
यहाँ एक और डिवीजन होता है, लेकिन ये डिवीजन बराबर का नहीं होता। इससे 2 सेल्स बनती हैं और दोनों का काम बटा हुआ है। जो बड़ी वाली सेल है वो है वेजिटेटिव सेल। ये एक तरह का फूड स्टोरेज है और इसका काम पॉलन ट्यूब बनाना है। और जो छोटी सी सेल है वो है जेनरेटिव सेल। इसका एक ही मिशन है, डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट्स बनाना। अब ये जो छोटा सा पावर हाउस है, ये चारों तरफ से एक डबल लेयर वाले सुरक्षा कवच में बंद होता है। लेकिन इसकी जो बाहर वाली लेयर है ना, वो कुदरत के सबसे मजबूत, सबसे जिद्दी मटेरियल में से एक से बनी है। और इसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। इसे धरती पर मौजूद सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल माना जाता है। मतलब इससे मजबूत शायद ही कुछ है। और यही बनाता है पोलन की बाहरी दीवार, जिसे हम एक्साइन कहते हैं। स्पोरोपोलिनिन कितना मजबूत है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस पर ना तो तेज गर्मी का असर होता है, ना ही स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्कली का। आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं मिला जो इसे डिग्रेड कर सके, यानी गला सके। जरा सोचिए, ये इतना ज्यादा मजबूत है कि पोलन ग्रेन्स लाखों करोड़ों साल तक फॉसिल्स में, यानी जीवाश्मों में एकदम सही सलामत मिलते हैं। और इन्हीं की वजह से साइंटिस्ट को पता चलता है कि लाखों साल पहले धरती कैसी थी। तब सवाल ये उठता है कि भाई, अगर बाहर की दीवार इतनी ही मजबूत है तो फिर पोलन ट्यूब बाहर कैसे निकलेगी? यहीं पर काम आता है जर्म पोर। एक्साइन के दीवार में ये एक छोटी सी जगह होती है, एक तरह का गेट जहां पर स्पोरोपोलिनिन मौजूद नहीं होता। आप इसे पोलन ट्यूब के लिए एक सीक्रेट एस्केप हैच भी कह सकते हैं। तो ये थी एक पोलन ग्रेन के बनने की पूरी कहानी। चलिए एक बार जल्दी से इस पूरे सफर को रिवाइंड करके देखते हैं, ताकि सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो जाएं। तो कहानी शुरू हुई एक डिप्लॉयड आर्किस्पोरियल सेल से। वो डिवाइड हुई पैराइटल और स्पोरोजिनस सेल में। फिर स्पोरोजिनस सेल्स ने मिलकर बनाई माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। फिर हर एक एमएमसी ने मियोसिस किया और बनाए 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का एक टेट्राड। और आखिर में हर माइक्रोस्पोर मैच्योर होकर एक 2 सेल वाला पोलन ग्रेन बन गया। 2n से n तक का क्या शानदार सफर था ये। तो अगर एग्जाम के लिए कुछ सबसे जरूरी पॉइंट्स निकालने हों तो वो क्या होंगे? पहला, एक एमएमसी से 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं। दूसरा, टैपिटम का काम है पोषण देना। तीसरा, स्पोरोपोलिनिन एक्साइन का बना वो सुपर मजबूत मटेरियल है। चौथा, जर्मपोर वो जगह है जहां से पोलन ट्यूब बाहर आती है। और पांचवा, मियोसिस, ये वो क्रूशल स्टेप है जो क्रोमोसोम्स का नंबर आधा कर देता है। और अब जाते जाते बस एक सवाल, अगर कुदरत एक ऐसा मटेरियल बना सकती है जो लाखों साल तक फॉसिल्स में भी खराब नहीं होता, तो जरा सोचिए, ठीक अभी इसी पल हमारे चारों तरफ और कितने ऐसे छोटे छोटे चमत्कार हो रहे होंगे जो हमें दिखाई तो नहीं देते, पर चुपचाप हमारी इस दुनिया को चला रहे हैं। सब फूलों की खूबसूरती को तो देखते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि उसके अंदर प्रजनन का कितना कितना जटिल और सुंदर संसार छिपा होता है? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और एक फूल के मादा प्रजनन अंगों की दुनिया में उतरते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर जो ये डायग्राम है ना, ये हमारी इस पूरी यात्रा का रोड मैप होने वाला है। हम इस पूरी बनावट के हर एक हिस्से को परत दर परत बहुत ही करीब से समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम फूल के फीमेल ऑर्गन को जानेंगे, फिर उसके 3 खास हिस्सों को देखेंगे। इसके बाद हम अंडाशय के और अंदर जाएंगे, बीजांड की बनावट को समझेंगे और आखिर में इन सबको एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो सबसे पहले मिलते हैं उस मेन स्ट्रक्चर से जो इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र है। इसे हम जायांग या अंडप के नाम से जानते हैं और पौधे के प्रजनन की कहानी असल में यहीं से शुरू होती है। तो ये जायांग क्या है? असल में ये फूल के पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। इसे आप एक तरह से पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव डिपार्टमेंट की तरह समझ सकते हैं। अब ये एक या कई यूनिट से बना हो सकता है जिन्हें हम अंडप कहते हैं, और हमारी आज की ये जो खोज है ना, वो इसी अंडप की गहराइयों पर फोकस करेगी। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं। एक अकेला अंडप भी अपने आप में कमाल का सिस्टम है जो 3 अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना है और हर हिस्से का अपना एक बहुत जरूरी काम है। ये 3 हिस्से हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इनको एक ऐसी टीम की तरह सोचिए जो मिलके पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन को कामयाब बनाती है। आइए अब हर एक को थोड़ा और पास से देखते हैं। देखिए, सबसे ऊपर है वर्तिकाग्र,
ये पराग कणों यानी पोलन ग्रेन्स के लिए एक लैंडिंग पैड जैसा है। इसकी सतह अक्सर चिपचिपी होती है ताकि हवा या कीड़ों से आए हुए सही परागकण यहाँ चिपक जाए और अपना सफर शुरू कर सके। वर्तिकाग्र के ठीक नीचे आती है वर्तिका। ये एक पतली ट्यूब या नली है जो एक पुल का काम करती है। इसी के जरिए पराग नलिका वर्तिकाग्र से नीचे अंडाशय तक का रास्ता तय करती है। ये कनेक्शन बहुत ही जरूरी है। और आखिर में हम पहुंचते हैं अंडाशय तक। ये इस पूरी बनावट का फूला हुआ बेस है, एक सेफ हाउस, एक सुरक्षित कमरा जहां पौधे का भविष्य यानी कि बीजांड बड़ा होता है। अब हम और भी गहराई में उतर रहे हैं। अंडक की बाहरी बनावट तो हमने देख ली, अब चलो अंडाशय के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि वहां क्या है। असल जादू तो यहीं होता है। देखिए, अंडाशय एक तिजोरी की तरह काम करता है। ये एक प्रोटेक्टिव घर है और इसके अंदर वो कीमती चीजें हैं जिन्हें हम बीजांड कहते हैं। यही बीजांड आगे जाकर बीज बनते हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। तो आखिर ये बीजांड हैं क्या? साइंटिफिक भाषा में इन्हें गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं, पर अगर आसान भाषा में कहें तो ये वो जगह है जहां फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल रहता है जो बस फर्टिलाइजेशन का इंतजार कर रहा होता है। और अब आता है हमारी इस पूरी खोज का सबसे डिटेल्ड हिस्सा। अब हम खुद बीजांड को ही माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखने जा रहे हैं और इसके अलग अलग पार्ट्स को समझेंगे। हम इन 6 मुख्य हिस्सों पर ध्यान देंगे: बीजांड वृंत, नाभिका, अध्यावरण, बीजांड द्वार, बीजांड काय और भ्रूणकोश। नाम शायद थोड़े मुश्किल लग रहे होंगे, पर घबराइए नहीं, हम एक एक को आसानी से समझेंगे। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले आता है बीजांड वृंत। अब ये क्या है? ये वो डंठल है, वो स्टॉक है जो बीजांड को अंडाशय की दीवार से कसकर जोड़े रखता है। सोचिए, ये उसे पोषण और सहारा देता है, बिल्कुल एक गर्भनाल की तरह। अच्छा, अब जहां ये डंठल बीजांड के शरीर से जुड़ता है, उस खास पॉइंट को नाभिका कहते हैं। इसे आप एक निशान की तरह सोच सकते हैं, जहां दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक हमारी नाभि की तरह। बीजांड के चारों तरफ कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, इन्हें अध्यावरण कहते हैं। ये 1 या 2 परतें हो सकती हैं जो अंदर के नाजुक हिस्सों को किसी बॉडीगार्ड की तरह बचाकर रखती हैं। लेकिन इन बॉडीगार्ड्स के बीच एक छोटा सा रास्ता होता है। इसे बीजांड द्वार कहा जाता है। ये फर्टिलाइजेशन के लिए एंट्री गेट है, जहां से पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब अंदर आ सकती है। इन परतों के अंदर हमें मिलता है बीजांड काय। इसे आप बीजांड का पोषक केंद्र या स्टोर हाउस कह सकते हैं। ये टिश्यू का वो हिस्सा है जो पोषण देता है और सबसे जरूरी हिस्से यानी भ्रूणकोश को घेर कर रखता है। और आखिर में बीजांडिकाय के बिल्कुल सेंटर में हमें मिलता है भ्रूणकोश। सरल शब्दों में कहें तो असली खजाना यहीं छिपा है, फीमेल गैमेट यानी अंड कोशिका। प्रजनन की पूरी प्रक्रिया का आखिरी मकसद यही है। वाह, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। तो चलिए एक फटाफट रीकैप के साथ सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं ताकि सारे मेन पॉइंट्स एकदम साफ हो जाएं। ये टेबल सब कुछ बहुत अच्छे से समझा रही है। वर्तिकाग्र से लेकर भ्रूणकोश तक हर एक हिस्से का एक खास रोल है। सब मिलकर एक बड़ी, सुंदर और जटिल मशीन की तरह काम करते हैं। ये सच में प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमने देखा कि ये बनावट कितनी जटिल है, पर हर एक हिस्सा पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की सफलता के लिए इतना जरूरी क्यों है? ये हमें प्रकृति की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। नमस्कार। चलिए आज बायोलॉजी की एक बहुत ही कमाल की कहानी में गोता लगाते हैं। ये कहानी है एक अकेली कोशिका के एक जबरदस्त सफर की, एक ऐसी प्रक्रिया जो हर पौधे के भविष्य की नींव रखती है। ये कहानी है गुरु बीजाणु जनन की। कभी सोचा है, एक बहुत बड़ा मजबूत पेड़ जिसकी टहनियां आसमान छू रही हों, उसकी कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? जी हाँ, उसकी पूरी शान की शुरुआत एक बहुत ही छोटी, ना दिखने वाली कोशिका के अंदर छिपे एक महान सफर से होती है। आज हम उसी एक कोशिका की पूरी यात्रा को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये कहानी एक नन्हे से बीजांड यानी ओव्यूल के अंदर शुरू होती है। ये वो जगह है जहां एक नई जिंदगी की उम्मीद छिपी है। इस पूरी तस्वीर में हम सिर्फ एक खास कोशिका के सफर पर अपना ध्यान देने वाले हैं। इस कहानी का पहला चैप्टर है चुनाव।
सोचिए, सैकड़ों कोशिकाओं की भीड़ है और उसमें से प्रकृति एक को एक बहुत ही खास काम के लिए चुनती है। अब देखिए, बीजांडकाय या न्यूसेलस के अंदर एक कोशिका है जो बाकियों से एकदम अलग दिखने लगती है। वो आकार में बड़ी हो जाती है, उसका कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म काफी घना हो जाता है। इसी को हम कहते हैं प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल, और यही है हमारी कहानी की हीरो। और ये जो पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं ना, इसका एक साइंटिफिक नाम भी है, गुरु बीजाणु जनन। आसान भाषा में कहें तो ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनाने का तरीका है, एक खास तरह के सेल डिवीजन से, जिसे अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस कहते हैं। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। ठीक है, तो हमारी कोशिका चुन ली गई है। अब वो एक बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार होती है और शुरू करती है अपना मात्र कोशिका यानी मदर सेल बनने का सफर। ये तैयारी 2 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले हमारी आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाती हैं। एक है प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरी है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, जो हमारी कहानी की स्टार है। इसके बाद यही स्पोरोजीनस सेल बड़ी होती है और बन जाती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, या शॉर्ट में कहें तो MMC। इन तस्वीरों से इसे और आसानी से समझते हैं। देखिए, पहली तस्वीर में वो पहला डिवीजन हो रहा है, और फिर दूसरी तस्वीर तक आते आते ये कोशिका पूरी तरह से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल चुकी है। अब ये अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए एकदम तैयार है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन जरूरी प्रोसेस है। इसे आप गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का फाइनल एग्जाम भी कह सकते हैं। एक ऐसा डिवीजन जो इसके जेनेटिक मटेरियल को ठीक आधा कर देता है। क्यों? ताकि फर्टिलाइजेशन के लिए यानी निषेचन के लिए तैयारी हो सके। यही वो स्टेप है जो आने वाले बीज की नींव रखता है। मियोसिस 2 हिस्सों में होता है। पहले मियोसिस 1 में मदर सेल डिवाइड होकर 2 सेल का एक जोड़ा बनाती है, जिसे हम डायड कहते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके ठीक बाद होता है मियोसिस 2, जहां ये दोनों सेल फिर से डिवाइड करती हैं, और नतीजा हमें मिलती हैं 4 अगुणित गुरु बीजाणु जो एक लाइन में लगी होती हैं। इसे टेट्राड कहते हैं। अगुणित का मतलब है कि हर सेल में मदर सेल से आधे क्रोमोसोम होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के लिए एकदम परफेक्ट है। हमारी कहानी में अब एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ आता है। 4 कोशिकाएं तो बन गई, लेकिन किस्मत ने सिर्फ एक के लिए ही कुछ खास सोचकर रखा है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक मजेदार बात जान लीजिए। ये चारों कोशिकाएं हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं होती। प्रकृति के पास बहुत वैरायटी है। ये टी के आकार की, डेकुसेट या आइसोबायलैटरल भी हो सकती हैं। लेकिन ज्यादातर पौधों में इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक बलिदान देना बहुत जरूरी होता है। और वो बलिदान ये है, 4 में से 3 गुरु बीजाणु धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। वो अपना सारा पोषण, अपनी सारी एनर्जी उस एक चुनी हुई कोशिका को दे देते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से बढ़ सके। ये प्रकृति का एक जरूरी बलिदान है। और उसी बलिदान के साथ ये कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, जहां एक अकेली कोशिका एक नई जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेती है। शुरुआत 4 से हुई थी, लेकिन आखिर में इस विरासत को आगे ले जाने के लिए सिर्फ एक ही बचती है, सिर्फ एक। यही है वो फंक्शनल मेगास्पोर। ये अकेली बची हुई कोशिका अब भविष्य की चाबी है। यही आगे चलकर भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक में डेवलप होगी, जहां से एक नए पौधे की जिंदगी का आगाज होगा। तो सवाल ये उठता है कि प्रकृति ऐसा क्यों करती है? ये एक का चुनाव इतनी समझदारी से क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है इवोल्यूशन की समझदारी में। अपने सारे रिसोर्सेज और सारी एनर्जी को एक ही सबसे अच्छी कोशिका पर फोकस करके पौधा ये पक्का करता है कि जो भ्रूण बने वो मजबूत हो, उसे पूरा पोषण मिले। ये बर्बादी नहीं है, ये अगली पीढ़ी को जिंदगी का सबसे अच्छा मौका देने का तरीका है ना प्रकृति के कमाल की स्ट्रैटेजी। नमस्कार, चलिए आज पौधों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन यकीन मानिए बेहद दिलचस्प चीज के बारे में बात करने वाले हैं। वो है बीजांड यानी ओव्यूल। और हम देखेंगे कि प्रकृति ने इनके कितने अलग अलग कमाल के डिजाइन तैयार किए हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि पौधों में ये बीजांड आखिर दिखते कैसे हैं? क्या ये एकदम सीधे होते हैं या फिर उल्टे, या हो सकता है कि मुड़े हुए हों? इसका जवाब ना काफी मजेदार है, क्योंकि ये सब कुछ होते हैं और इससे कहीं ज्यादा भी। पौधों की दुनिया में डिजाइन की एक अविश्वसनीय रेंज
तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। पर देखिए, इन अलग अलग टाइप के ओव्यूल्स को समझने के लिए हमें पहले इसके 3 बहुत जरूरी हिस्सों को पहचानना होगा। असल में इन्हीं की पोजीशन से सारा का सारा खेल तय होता है। तो ये हैं वो 3 मेन प्लेयर्स। पहला है अंडवार यानी माइक्रोपाइल। समझिए कि ये एक दरवाजा है जहां से पराग नली अंदर जाती है। दूसरा है निभाग यानी चलाजा, ये बीजांड का बेस, उसका आधार है। और तीसरा बीजांड वृंत यानी फ्यूनिकल, ये वो डंठल है जो इसे पौधे से जोड़ता है। अब बस इतना याद रखना है कि इन तीनों का एक दूसरे के हिसाब से अलाइनमेंट कैसा है, इसी से सब कुछ बदल जाता है। चलिए सबसे पहले और सबसे सीधे साधे प्रकार से शुरू करते हैं। इसको हम एक तरह से बेसलाइन मान सकते हैं, जिससे बाकी के डिजाइन्स को कंपेयर करने में आसानी होगी। इसका नाम है ऑर्थोट्रोपस या हिंदी में ऋजुवर्ती। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ऑर्थो मतलब सीधा, तो ये डिजाइन भी पूरी तरह से सीधा होता है। आप इससे सभी डिजाइन्स का एक तरह का ब्लूप्रिंट या सबसे बेसिक रूप मान सकते हैं। इस डिजाइन की खासियत इसकी सादगी ही है। इसका शरीर एकदम सीधा होता है और वो तीनों हिस्से फ्यूनिकल, चलाजा और माइक्रोपाइल एकदम एक सीधी लाइन में खड़े होते हैं। ये डिजाइन हमें जिम्नोस्पर्म, काली मिर्च और पान जैसे पौधों में देखने को मिलता है। अच्छा, अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जहां ऑर्थोट्रोपस सबसे सीधा साधा डिजाइन था, वहीं हमारा अगला प्रकार प्रकृति का अब तक का सबसे सक्सेसफुल डिजाइन है। ये है एनाट्रोपस, जिसे प्रतीप या अधोमुखी भी कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी पूरी तरह से उल्टी हुई बनावट। तो इसमें होता क्या है, जरा सोचिए कि पूरा बीजांड 180 डिग्री घूम गया हो। इस घुमाव की वजह से माइक्रोपाइल यानी वो दरवाजा नीचे आ जाता है, ठीक फ्यूनिकल के पास। ये ऑर्थोट्रोपस के सीधे डिजाइन से एकदम उल्टा है। ये वाला डिजाइन हमें मटर, सेम और कैस्टर जैसे पौधों में खूब मिलता है। और ये नंबर ये दिखाता है कि ये डिजाइन कितना ज्यादा सफल है। लगभग 82% फूल वाले पौधों में यानी एंजियोस्पर्म्स में यही उल्टा एनाट्रोपस डिजाइन पाया जाता है। मतलब ये धरती पर सबसे डोमिनेंट, सबसे प्रभावशाली डिजाइन है। अब आगे बढ़ते हैं। अगले 3 प्रकारों को हम एक साथ समझेंगे, क्योंकि इन सब में एक बात कॉमन है, इनकी बनावट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोड़ या झुकाव जरूर होता है। तो यहां हमें 3 अलग अलग तरह के कर्व्स देखने को मिलते हैं। पहला है हेमीएनाट्रोपस, जो अपने डंठल यानी फ्यूनिकल के साथ ठीक 90 डिग्री का कोण बनाता है, एक परफेक्ट एल शेप। फिर आता है एम्फीट्रोपस, इसमें मोड़ और भी गहरा है और एक घोड़े की नाल जैसा दिखने लगता है, जैसे कि नींबू या संतरे में। और आखिर में है कैम्पाइलोट्रोपस, जिसमें सिर्फ शरीर थोड़ा सा मुड़ता है, जिससे इसका ऊपरी और निचला सिरा एक दूसरे के काफी पास आ जाता है। अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे अनोखे प्रकार पर। यह बीजांड के सभी डिजाइन्स में सबसे ज्यादा ड्रामेटिक है। इसका नाम है सिरसिनोट्रोपस या कुंडलिट, और इसकी पहचान है एक पूरी कुंडली, मतलब एक पूरा 360 डिग्री का चक्कर। इसका बनना भी बहुत दिलचस्प है। देखिए, ये भी एक सीधे बीजांड के तौर पर ही शुरू होता है। फिर इसका जो डंठल है फ्यूनिकल, वो एक तरफ से बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और वो इतना लंबा हो जाता है कि घूमकर पूरे के पूरे बीजांड को घेर लेता है। एक पूरा 360 डिग्री का लूप, बिल्कुल किसी घड़ी की स्प्रिंग की तरह। तो इसका नतीजा होता है ये पूरी तरह से कुंडलित स्ट्रक्चर, जहां डंठल ही बीजांड के चारों ओर लिपटा हुआ है। ये शानदार डिजाइन हमें नागफनी और कैक्टस जैसे पौधों में देखने को मिलता है। तो चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं कि हमने अब तक क्या क्या देखा। हमने एक बिल्कुल सीधे डिजाइन से सफर शुरू किया और एक पूरी तरह से कुंडलित कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तक पहुंचे। ये सच में प्रकृति के डिजाइन की एक जबरदस्त यात्रा है। तो ये हैं वो 6 प्रकार। ऑर्थोट्रोपस यानी सीधा, एनाट्रोपस उल्टा और सबसे कॉमन, हेमीएनाट्रोपस जो 90 डिग्री पर मुड़ा है, एम्फीट्रोपस घोड़े की नाल जैसा, कैम्पाइलोट्रोपस जिसका सिर्फ शरीर मुड़ा है, और आखिर में सिरसिनोट्रोपस जो पूरी तरह से 360 डिग्री पर कुंडलित है। और अब अंत में एक बड़ा सवाल, आखिर प्रकृति ने ये इतने सारे अलग अलग डिजाइन बनाए ही क्यों? क्या ये परागण को आसान बनाने का कोई तरीका है, या फिर शायद बीजों को बेहतर सुरक्षा देने के लिए? हर एक अनोखा आकार पौधे के सर्वाइवल और कामयाब रिप्रोडक्शन की एक कहानी कहता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें दिखाता है कि प्रकृति के हर डिजाइन के पीछे एक गहरा मकसद छुपा होता है।
सोचने के लिए कमाल की बात। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं पादप जगत के एक सबसे कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि कैसे एक अकेली कोशिका नए जीवन की पूरी बुनियाद तैयार करती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये भ्रूण कोश या जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं आखिर है क्या। इसे आप बहुत ही आसान भाषा में भविष्य के पौधे के लिए एक नर्सरी समझ सकते हैं। और पता है, ये पूरी की पूरी कॉम्प्लिकेटेड सी दिखने वाली चीज एक अकेली फंक्शनल कोशिका से शुरू होती है, जिसे हम गुरु बीजाणु या मेगास्पोर कहते हैं। जी हाँ, यही वो नींव है जिस पर पूरी नई पीढ़ी खड़ी होगी। बस ये एक अकेली कोशिका, यही है वो चोजन वन, मादा युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका, जिसके ऊपर ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा और जिम्मेदारी वाला काम है। तो ठीक है, हमारे पास शुरुआत के लिए एक सेल तो है, पर अब आगे क्या? चलिए देखते हैं कि ये कैसे डिवीजन यानी विभाजन की एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया से और कॉम्प्लेक्स बनती जाती है। अब देखिए, इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि जब केंद्रक मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसके फौरन बाद कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं बनती। इससे होता यह है कि सारे न्यूक्लियाई पहले आराम से अपनी अपनी जगह पर सेटल हो सकते हैं, ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। बड़ा सीधा सा हिसाब है। पहला डिवीजन, 1 से बने 2 न्यूक्लियाई। दूसरा डिवीजन, 2 से बने 4। और तीसरा, 4 से बन गए 8 न्यूक्लियाई। तो अब हमारे पास एक ही सेल के अंदर 8 न्यूक्लियाई हैं। तो अब हमारे पास एक ही सेल के अंदर 8 न्यूक्लियाई तो हैं जो तैर रहे हैं। पर ये सब ऑर्गेनाइज कैसे होंगे? यहीं पर नेचर का ब्रिलियंट आर्किटेक्चर काम आता है, जो इन सभी हिस्सों को एक बहुत ही सटीक तरीके से अरेंज करता है। और ये है इसका फाइनल लेआउट। देखिए कितना परफेक्ट अरेंजमेंट है। 3 सेल्स माइक्रोपाइलर सिरे पर हैं, जहां से पोलन ट्यूब अंदर आती है। 3 सेल्स ठीक उसके ऑपोजिट चलैजल सिरे पर, और बीचों बीच एक बड़ी सी केंद्रीय कोशिका। अब माइक्रोपाइलर सिरे पर जो ये 3 सेल्स का ग्रुप है, ये बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं अंड उपकरण या एग एपरेटस। इसमें बीच में है अंड कोशिका और उसके दोनों तरफ हैं 2 सहायक कोशिकाएं जो उसकी मदद करती हैं। असली एक्शन फर्टिलाइजेशन का यहीं पर होना है। तो चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प पहेली पर। हमने शुरुआत की थी डिवीजन से, जिससे बने थे 8 न्यूक्लियाई। लेकिन जब हम फाइनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें कहानी थोड़ी अलग है। चलिए इस मैथ को सॉल्व करते हैं। याद रखिए, हमारे पास है 8 न्यूक्लियाई, लेकिन सेल्स सिर्फ 7 है। अब सवाल ये है कि ये कैसे हुआ? 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल्स। इसका जवाब छिपा है उस बड़ी सी केंद्रीय कोशिका में। होता ये है कि जो 2 बचे हुए केंद्रक होते हैं, जिन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, वो उसी एक बड़ी केंद्रीय कोशिका के अंदर रहते हैं। तो हो गए ना 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल्स। और ये अरेंजमेंट डबल फर्टिलाइजेशन के लिए एकदम परफेक्ट है, जिससे एम्ब्रियो के साथ साथ उसके लिए खाना यानी एंडोस्पर्म भी बनता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि एक मैच्योर भ्रूण कोश 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। ये प्रकृति का एक कमाल का डिजाइन है, जो ये पक्का करता है कि नए बीज को सिर्फ जिंदगी की शुरुआत ही नहीं, बल्कि बढ़ने के लिए पूरा पोषण भी मिले। ये अब अगले स्टेज के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये पूरी तरह से तैयार है, एक परफेक्ट नर्सरी की तरह। पर अब आगे क्या होगा? यही सवाल हमें अगले पड़ाव की तरफ ले जाता है। परागण की प्रक्रिया क्या होती है? पुष्प के नर भाग से परागण का किसी मीडियम जैसे कि बीज, बर्ड्स, इंसेक्ट्स आदि के द्वारा पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र तक पहुंचने से ही परागण होता है। अद्भुत। लेकिन ये परागण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, आप बता सकते हैं? जी अवश्य। परागण की प्रक्रिया में हवा के माध्यम से या छोटे छोटे जीव जंतु, कीट इत्यादि के द्वारा परागण होते हैं। वो किसी में आकर्षण से, लालच के कारण पुष्प के पास आते और अनजाने में परागण की प्रक्रिया करा लेते हैं। ये प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है, जिसमें पौधे को कुछ नहीं करना पड़ता। सारी की सारी प्रक्रियाएं अपने आप संपन्न हो जाती हैं। वाह, ये तो मजेदार है। आप इसके बारे में और बताइए। हाँ सुनो, परागण के 2 प्रकार होते हैं। 1 स्वपरागण ऑटोगैमी, 2 परपरागण जीनोगैमी। स्वपरागण ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी। स्वपरागण परागकोश से परागकण एक ही फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, जैसे मटर, गेहूं। जीटो परपरागण
एलोगैमी या जीनोगैमी। परागकण एक फूल के परागकोश से उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, जिससे आनुवांशिक विविधता बढ़ावा मिलती है। क्या परागण में जीव जंतुओं को लाभ मिलता है? इसके कारक कितने हैं? हाँ, क्यों नहीं। परागण कारक या वाहक द्वारा परागण। कीट परागण, कीट यानी मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और पतंगे परागकणों का स्थानांतरण करते हैं, जो अक्सर चमकीले रंगों और अमृत से आकर्षित होते हैं। वायु प्रसार, वायु द्वारा परागण, हल्के सूखे पराग का वायु परिवहन, जो घास और शंकुधारी वृक्षों में आम है। जल प्रेम, हाइड्रोफिली, परागकण वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, जो जलीय पौधों की विशेषता है। पशु पक्षी, जीव पक्षी, पक्षी यानी पक्षी प्रेम, चमगादड़ या छोटे स्तनधारी परागकणों का स्थानांतरण करते हैं। हाथ से परागण, मनुष्यों द्वारा पराग का कृत्रिम मैन्युअल स्थानांतरण, जिसका उपयोग अक्सर कृषि में विशिष्ट प्रजनन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। हाँ, आपकी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी कर देती हूँ। स्वपरागण से प्रजनन सुनिश्चित होता है, लेकिन आनुवांशिक विविधता कम हो जाती है, जबकि परपरागण से आनुवांशिक विविधता और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये तो एक कहानी जैसा लग रहा है। कुछ और जानने की इच्छा हो रही है, आप बताइए। जी, प्रकृति में कुछ ऐसे फूल भी पाए जाते हैं, जैसे क्लिस्टोगैमस फूल, जो कभी नहीं खिलते, स्वपरागण को बाध्य करते हैं, जबकि चेस्मोगैमस फूल जो खिलते हैं, परपरागण की अनुमति देते हैं। जी, तो आपको कैसा लगा ये सब सुनकर? मजा ही आ गया ये सब सुनकर। सच में ये प्रकृति की अद्भुत प्रक्रिया है, जो पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है। कभी सोचा है, एक पौधा जो अपनी जगह से हिल तक नहीं सकता, वो अपनी नस्ल यानी अपने जैसे और पौधे कैसे पैदा करता है? आज हम प्रकृति की एक ऐसी ही बहुत ही स्मार्ट प्लानिंग के राज से पर्दा उठाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पौधों की सबसे बड़ी मुश्किल को समझते हैं। जरा सोचिए, एक पौधा चल फिर तो सकता नहीं है ना, तो फिर उसे रिप्रोडक्शन के लिए एक साथी वो कैसे मिलता होगा? हाँ, तो सवाल बिल्कुल यही है। एक पौधा जो एक ही जगह पर है, वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है? ये तो सच में एक पहेली जैसा लगता है, नहीं? लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, नेचर के पास इसका एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन है। एक ऐसा प्रोसेस जो इतना सिंपल और असरदार है कि बिल्कुल जादू सा लगता है। और यही बात इसे इतना कमाल का बनाती है कि ये प्रकृति का एक ऐसा चमत्कार है जिसमें पौधे को खुद कुछ भी नहीं करना पड़ता। और इसी प्रोसेस को, इसी जादू को हम कहते हैं पॉलिनेशन या परागण। तो आखिर ये पॉलिनेशन है क्या चीज़? अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें तो ये बस पॉलन ग्लेन्स यानी पराग कणों का सफ़र है। एक फूल के मेल पार्ट से निकलकर उसके फीमेल पार्ट तक पहुंचना, बस इतना ही है। चलिए इस पूरे सफ़र को 3 सिंपल स्टेप्स में देखते हैं। स्टेप 1, पॉलन ग्रेन फूल के मेल पार्ट यानी एंथर से निकलता है। स्टेप 2, कोई कैरियर जैसे हवा या कोई कीड़ा उससे ट्रांसपोर्ट करता है, उसको ले जाता है। और स्टेप 3, ये पॉलन ग्रेन फूल के फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है और काम हो गया। अब यहाँ एक मज़ेदार बात आती है। पौधे इस काम को करने के लिए ना 2 अलग-अलग स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। आप कह सकते हैं कि उनके पास 2 सर्वाइवल प्लान्स हैं। एक है सेफ वाला प्लान और दूसरा थोड़ा एडवेंचर वाला। तो ये 2 प्लान्स हैं क्या? देखिए, पहला है सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। इसमें पॉलन या तो उसी फूल में या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर चला जाता है, सिंपल। जबकि दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण। इसमें पॉलन एक पौधे से निकलकर उसी प्रजाति के किसी दूसरे पौधे तक का सफर करता है। तो फर्क क्या हुआ? देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन एक सेफ बेट है, एकदम पक्का रास्ता, यहां रिप्रोडक्शन की गारंटी है। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन है ना, वो एक जेनेटिक एडवेंचर जैसा है, जिससे आती है डाइवर्सिटी यानी विविधता और कुछ नया होने की संभावना। लेकिन ये जो एडवेंचर वाला प्लान है, क्रॉस पॉलिनेशन, ये आखिर होता कैसे है? ये अपने आप तो हो नहीं सकता। इसके लिए ज़रूरत पड़ती है कुछ खास हेल्पर्स की। हम इन्हें नेचर के मैसेंजर्स या पोस्टमैन भी कह सकते हैं, जो अनजाने में ही इतना बड़ा काम कर जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये हेल्पर्स ये काम कोई जानबूझकर नहीं करते, बिल्कुल नहीं। वो तो बस फूलों के आकर्षण यानी उनकी खूबसूरती या फिर मीठा रस पीने के लालच में आते हैं और गलती से अनजाने में पॉलिनेशन का प्रोसेस पूरा कर देते हैं।
और इन हेल्पर्स की लिस्ट देखेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे। इसमें आते हैं कीड़े मकोड़े जैसे मधुमक्खियां और तितलियां। फिर आती है हवा, जो घास जैसे पौधों में पॉलिनेशन करती है। पानी के अंदर रहने वाले पौधों के लिए पानी खुद हेल्पर बन जाता है। और तो और पक्षी और यहाँ तक कि चमगादड़ भी इस स्कीम का हिस्सा हैं। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि पॉलिनेशन होता कैसे है, पर अब असली सवाल ये है कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इससे आखिर फर्क क्या पड़ता है हमारी दुनिया पर और हम पर? तो इसका जवाब इस एक बात में छिपा है। सेल्फ पॉलिनेशन से रिप्रोडक्शन तो पक्का हो जाता है, लेकिन जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवंशिक विविधता कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्रॉस पॉलिनेशन से जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है और साथ ही बढ़ती है पौधों की बीमारियों से लड़ने की ताकत। और ये चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा डाइवर्सिटी का मतलब है ज़्यादा मजबूत पौधे, एक हेल्दी इकोसिस्टम और हमारे लिए बेहतर फूड क्रॉप्स। असल में हम जो खाना खाते हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे सीधे इसी पॉलिनेशन के प्रोसेस पर निर्भर करता है। और एक बहुत ही दिलचस्प चीज़, क्या आप जानते हैं कि हम इंसान भी इस प्रोसेस में मदद कर सकते हैं? हाँ, इसे कहते हैं हैंड पॉलिनेशन। मतलब हम अपने हाथों से पॉलन को एक फूल से दूसरे फूल तक ट्रांसफर करते हैं। बड़े बड़े किसान तो अक्सर खास नतीजों के लिए ऐसा करते ही हैं, लेकिन आप भी चाहें तो इसे अपने बगीचे में आजमा सकते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। अगर ये सारे नेचुरल हेल्पर्स, ये मधुमक्खियाँ, ये तितलियाँ, ये पक्षी, अगर ये धीरे धीरे गायब हो जाएं, तो हमारे फूलों का और सबसे ज़रूरी हमारे खाने का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस खूबसूरत प्रक्रिया की कीमत समझाता है और हमारी जिम्मेदारी भी याद दिलाता है। नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नन्हा सा परागकण, एक पॉलन ग्रेन कैसे एक पूरे नए पौधे को जन्म दे देता है? आज हम इसी कमाल के सफर को समझेंगे, पौधों में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। इसे एक तरह का बायोलॉजिकल मिशन समझिए, एक ऐसी गाइड जो आपको इस प्रक्रिया के हर कदम को समझने में मदद करेगी, खासकर एग्जाम के लिए। ये है हमारे आज के मिशन का पूरा प्लान। हम इन 6 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे ताकि फर्टिलाइजेशन की ये पूरी कहानी आसानी से समझ आ जाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मिशन को शुरू करने का वक्त आ गया है। हमारा पहला पड़ाव है मिशन ब्रीफिंग, जहां हम ये जानेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया का असली मकसद, इसका फंडामेंटल गोल आखिर है क्या। तो इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वो है फर्टिलाइजेशन, जिसे साइंटिफिक भाषा में सिनगेमी भी कहते हैं। ये वो पल है, वो मैजिकल मोमेंट, जब एम्ब्रियो सैक के अंदर एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं, फ्यूज होते हैं। यही तो मिशन का असली गोल है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। चलिए अब मिशन के दूसरे चरण पर आते हैं, जिसका नाम है लॉन्च। यहाँ हम देखेंगे कि पॉलिनेशन और जर्मिनेशन की प्रक्रियाएं इस मिशन को टेक ऑफ कैसे कराती हैं। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है, बिल्कुल किसी रॉकेट लॉन्च की तरह। सबसे पहले पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करता है, फिर वो जर्मिनेट होता है, मतलब उसमें से एक पोलन ट्यूब निकलनी शुरू होती है। ये ट्यूब एक डिलीवरी व्हीकल की तरह काम करती है, जो अपने अंदर 2 बहुत ज़रूरी पैसेंजर यानी 2 मेल गैमीट्स को लेकर उनके फाइनल डेस्टिनेशन ओव्यूल तक पहुंचाती है। अब आता है मिशन का सबसे थ्रिलिंग पार्ट, टारगेट इन्फिल्ट्रेशन यानी लक्ष्य में घुसपैठ। पोलन ट्यूब को अब ओव्यूल के अंदर घुसने का रास्ता बनाना है, और इसके लिए उसके पास कुछ बड़े ही दिलचस्प स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो अंदर घुसने के 3 अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। पोरोगेमी सबसे कॉमन है, ये बिल्कुल मेन गेट से एंट्री करने जैसा है। चलाजोगेमी ये थोड़ा चोरी छुपे पिछले दरवाजे से घुसने जैसा है, और मेजोगेमी ये तो सीधे दीवारों को तोड़कर अंदर आने जैसा है। और जैसे ही पोलन ट्यूब अपने टारगेट यानी एम्ब्रियो सैक तक पहुंचती है, वो अपनी टिप को रप्चर कर देती है, मतलब फाड़ देती है, और उसमें मौजूद दोनों मेल गैमीट्स को अंदर रिलीज कर देती है। तो कह सकते हैं पैकेज डिलीवर हो गया। मिशन का ये फेज कामयाब हुआ, और अब असली एक्शन के लिए स्टेज सेट है। चलिए अब उस प्रोसेस पर चलते हैं जो फूलों वाले पौधों को इतना खास बनाती है, उनका डबल ऑब्जेक्टिव, जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, फूलों वाले पौधों में एक नहीं बल्कि 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं। ये बिल्कुल एक ही मिशन में 2 अलग अलग टारगेट को पूरा करने जैसा है।
और यही चीज इस पूरी प्रक्रिया को अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट बनाती है। तो चलिए इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स का एक डीब्रीफ करते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं। इस सेक्शन में हम सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन की आमने सामने तुलना करेंगे। और याद रखिए, ये इस एग्जाम रिव्यू का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये टेबल दोनों घटनाओं को बिल्कुल साफ-साफ समझाती है। देखिए, सिनगेमी में क्या होता है, एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज होता है और एक डिप्लॉयड यानी 2n जाइगोट बनाता है। डिप्लॉयड मतलब जिसमें क्रोमोसोम्स के 2 सेट हों। यही जाइगोट आगे चलकर एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रिपल फ्यूजन में दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर एक ट्रिप्लॉयड यानी 3n एंडोस्पर्म बनाता है। ट्रिप्लॉयड मतलब क्रोमोसोम्स के 3 सेट। ये एंडोस्पर्म उस एम्ब्रियो के लिए खाने का काम करता है। तो सीधे शब्दों में कहें तो एक जिंदगी बनाता है और दूसरा उसे पालता है। और आखिरकार मिशन अकम्प्लिश्ड यानी मिशन पूरा हुआ। आइए अब देखते हैं कि इस कामयाब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या है और इसके नतीजे क्या निकलते हैं। सबसे पहला और बड़ा नतीजा यह है कि सिनगेमी से जो जाइगोट बना था वो डेवलप होकर भविष्य का पौधा यानी एम्ब्रियो बनाता है। दूसरा नतीजा है एंडोस्पर्म का बनना। जैसा हमने बात की, ये एक तरह का न्यूट्रिशन से भरपूर टिश्यू है जो बढ़ते हुए एम्ब्रियो के लिए खाने का एक बहुत ज़रूरी सोर्स है। और इसके बाद वो पूरा का पूरा ओव्यूल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर अब एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म है, वो पककर एक बीज एक सीड में बदल जाता है। और अंत में ओव्यूल के चारों ओर जो ओवरी होती है वो पककर फल में बदल जाती है। यही फल बीज की रक्षा भी करता है और उसे दूर दूर तक फैलाने में मदद भी करता है। ये है इस मिशन का फाइनल सक्सेसफुल आउटकम। तो ये सब हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर ये इतनी एडवांस्ड डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया फूलों वाले पौधों को दूसरे पौधों के मुकाबले एक खास एवोल्यूशनरी फायदा कैसे देती है? सोचिए, ये प्रक्रिया पक्का करती है कि पौधा अपनी कीमती एनर्जी और रिसोर्सेज सिर्फ एक जिंदा और कामयाब एम्ब्रियो को पालने में ही लगाए। ये हमें सिखाती है कि प्रकृति में हर प्रक्रिया कितनी सटीक और कितनी कुशल होती है और हर चीज का एक गहरा मकसद होता है। नमस्कार। चलिए आज पौधों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन यकीन मानिए बेहद दिलचस्प चीज के बारे में बात करने वाले हैं। वो है बीजांड यानी ओव्यूल। और हम देखेंगे कि प्रकृति ने इनके कितने अलग अलग कमाल के डिजाइन तैयार किए हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि पौधों में ये बीजांड आखिर दिखते कैसे हैं? क्या ये एकदम सीधे होते हैं या फिर उल्टे, या हो सकता है कि मुड़े हुए हों? इसका जवाब ना काफी मजेदार है, क्योंकि ये सब कुछ होते हैं और इससे कहीं ज्यादा भी। पौधों की दुनिया में डिजाइन की एक अविश्वसनीय रेंज। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। पर देखिए, इन अलग अलग टाइप के ओव्यूल्स को समझने के लिए हमें पहले इसके 3 बहुत जरूरी हिस्सों को पहचानना होगा। असल में इन्हीं की पोजीशन से सारा का सारा खेल तय होता है। तो ये हैं वो 3 मेन प्लेयर्स। पहला है अंडवार यानी माइक्रोपाइल। समझिए कि ये एक दरवाजा है जहां से पराग नली अंदर जाती है। दूसरा है निभाग यानी चलाजा। ये बीजांड का बेस, उसका आधार है। और तीसरा बीजांड वृंत यानी फ्यूनिकल। ये वो डंठल है जो इसे पौधे से जोड़ता है। अब बस इतना याद रखना है कि इन तीनों का एक दूसरे के हिसाब से अलाइनमेंट कैसा है, इसी से सब कुछ बदल जाता है। चलिए सबसे पहले और सबसे सीधे साधे प्रकार से शुरू करते हैं। इसको हम एक तरह से बेसलाइन मान सकते हैं, जिससे बाकी के डिजाइन्स को कंपेयर करने में आसानी होगी। इसका नाम है ऑर्थोट्रोपस या हिंदी में ऋजुवर्ती। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ऑर्थो मतलब सीधा, तो ये डिजाइन भी पूरी तरह से सीधा होता है। आप इससे सभी डिजाइन्स का एक तरह का ब्लूप्रिंट या सबसे बेसिक रूप मान सकते हैं। इस डिजाइन की खासियत इसकी सादगी ही है। इसका शरीर एकदम सीधा होता है और वो तीनों हिस्से फ्यूनिकल, चलाजा और माइक्रोपाइल एकदम एक सीधी लाइन में खड़े होते हैं। ये डिजाइन हमें जिम्नोस्पर्म, काली मिर्च और पान जैसे पौधों में देखने को मिलता है। अच्छा, अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जहां ऑर्थोट्रोपस सबसे सीधा साधा डिजाइन था, वहीं हमारा अगला प्रकार प्रकृति का अब तक का सबसे सक्सेसफुल डिजाइन है। ये है एनाट्रोपस, जिसे प्रतीप या अधोमुखी भी कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी पूरी तरह से उल्टी हुई बनावट। तो इसमें होता क्या है? जरा सोचिए कि पूरा बीजांड 180 डिग्री घूम गया हो।
इस घुमाव की वजह से माइक्रोपाइल यानी वो दरवाजा नीचे आ जाता है, ठीक फ्यूनिकल के पास। ये ऑर्थोट्रोपस के सीधे डिजाइन से एकदम उल्टा है। ये वाला डिजाइन हमें मटर, सेम और कैस्टर जैसे पौधों में खूब मिलता है। और ये नंबर ये दिखाता है कि ये डिजाइन कितना ज्यादा सफल है। लगभग 82% फूल वाले पौधों में यानी एंजियोस्पर्म्स में यही उल्टा एनाट्रोपस डिजाइन पाया जाता है। मतलब ये धरती पर सबसे डोमिनेंट, सबसे प्रभावशाली डिजाइन है। अब आगे बढ़ते हैं। अगले 3 प्रकारों को हम एक साथ समझेंगे, क्योंकि इन सब में एक बात कॉमन है। इनकी बनावट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोड़ या झुकाव जरूर होता है। तो यहाँ हमें 3 अलग अलग तरह के कर्व्स देखने को मिलते हैं। पहला है हेमीएनाट्रोपस, जो अपने डंठल यानी फ्यूनिकल के साथ ठीक 90 डिग्री का कोण बनाता है, एक परफेक्ट एल शेप। फिर आता है एम्फीट्रोपस। इसमें मोड़ और भी गहरा है और एक घोड़े की नाल जैसा दिखने लगता है, जैसे कि नींबू या संतरे में। और आखिर में है कैम्पाइलोट्रोपस, जिसमें सिर्फ शरीर थोड़ा सा मुड़ता है, जिससे इसका ऊपरी और निचला सिरा एक दूसरे के काफी पास आ जाता है। अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे अनोखे प्रकार पर। ये बीजांड के सभी डिजाइन्स में सबसे ज्यादा ड्रामेटिक है। इसका नाम है सिरसिनोट्रोपस या कुंडलिट, और इसकी पहचान है एक पूरी कुंडली, मतलब एक पूरा 360 डिग्री का चक्कर। इसका बनना भी बहुत दिलचस्प है। देखिए, ये भी एक सीधे बीजांड के तौर पर ही शुरू होता है। फिर इसका जो डंठल है, फ्यूनिकल, वो एक तरफ से बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और वो इतना लंबा हो जाता है कि घूमकर पूरे के पूरे बीजांड को घेर लेता है। एक पूरा 360 डिग्री का लूप, बिल्कुल किसी घड़ी की स्प्रिंग की तरह। तो इसका नतीजा होता है ये पूरी तरह से कुंडलित स्ट्रक्चर, जहां डंठल ही बीजांड के चारों ओर लिपटा हुआ है। ये शानदार डिजाइन हमें नागफनी और कैक्टस जैसे पौधों में देखने को मिलता है। तो चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं कि हमने अब तक क्या क्या देखा। हमने एक बिल्कुल सीधे डिजाइन से सफर शुरू किया और एक पूरी तरह से कुंडलित कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तक पहुंचे। ये सच में प्रकृति के डिजाइन की एक जबरदस्त यात्रा है। तो ये हैं वो 6 प्रकार। ऑर्थोट्रोपस यानी सीधा, एनाट्रोपस उल्टा और सबसे कॉमन, हेमीएनाट्रोपस जो 90 डिग्री पर मुड़ा है, एम्फीट्रोपस घोड़े की नाल जैसा, कैम्पाइलोट्रोपस जिसका सिर्फ शरीर मुड़ा है, और आखिर में सिरसिनोट्रोपस जो पूरी तरह से 360 डिग्री पर कुंडलित है। और अब अंत में एक बड़ा सवाल, आखिर प्रकृति ने ये इतने सारे अलग अलग डिजाइन बनाए ही क्यों? क्या ये परागण को आसान बनाने का कोई तरीका है, या फिर शायद बीजों को बेहतर सुरक्षा देने के लिए? हर एक अनोखा आकार पौधे के सर्वाइवल और कामयाब रिप्रोडक्शन की एक कहानी कहता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें दिखाता है कि प्रकृति के हर डिजाइन के पीछे एक गहरा मकसद छुपा होता है। सोचने के लिए कमाल की बात है ना? नमस्कार। कभी एक बीज को हाथ में लेकर सोचा है कि इस छोटी सी चीज के अंदर एक पूरे पौधे का भविष्य कैसे बंद होता है? खैर, इसके पीछे एक बहुत ही कमाल की कहानी छिपी है, एक ऐसा सीक्रेट प्रोसेस जो सिर्फ फूलों वाले पौधों में ही होता है। तो आज हम इसी शानदार बायोलॉजिकल मैकेनिज्म के राज से पर्दा उठाएंगे। एक बीज का बनना ये सिर्फ बायोलॉजी का एक चैप्टर नहीं है, ये तो आप समझिए नेचर के एक सीक्रेट फॉर्मूले को क्रैक करने जैसा है। ये कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक फूल के दिल में होने वाली एक बहुत ही सटीक और सोची समझी कहानी है। तो आज का हमारा मेन सवाल यही है, वो कौन सी अनोखी दोहरी घटना या डबल इवेंट है जो एक बेजान चीज को एक जिंदा बीज में बदल देती है? ये सिर्फ एक फर्टिलाइजेशन नहीं है, बल्कि एक ही वक्त पर होने वाली 2 अलग अलग घटनाएं हैं। चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1898 तक किसी को ठीक से पता ही नहीं था कि ये सब होता कैसे है। फिर एक साइंटिस्ट S.G. नवासचिन ने अपनी माइक्रोस्कोप से कुछ ऐसा देखा जिसने सबको चौंका दिया। एक ही टाइम पर 2 फ्यूजन। बस उस एक खोज ने बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए अब सीधा इस पूरे विश्लेषण के दिल में उतरते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। आखिर ये डबल इवेंट है क्या? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें एक नहीं बल्कि 2 फर्टिलाइजेशन एक साथ होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ एक ही पल में 2 बहुत जरूरी काम होते हैं। पहला है ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। इसमें एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है। यही आगे चल के पौधा बनेगा। और ठीक उसी वक्त दूसरा मेल गैमीट ट्रिपल फ्यूजन करता है,
जिससे बनता है भ्रूण का खाना यानी एंडोस्पर्म। मतलब एक से जिंदगी की शुरुआत और दूसरे से उस जिंदगी को चलाने के लिए खाना। कमाल है ना? तो अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखें तो होता यह है कि पॉलन ट्यूब 2 मेल गैमीट्स लेकर आती है। पहला फ्यूजन एम्ब्रियो यानी भ्रूण को जन्म देता है और दूसरा फ्यूजन उसी एम्ब्रियो के लिए एक न्यूट्रिशन से भरपूर टिश्यू बनाता है। ये नेचर की एक बहुत ही एफिशिएंट और वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी है। चलिए, अब इस प्रोसेस के सबसे अनोखे, सबसे यूनिक आउटकम पर फोकस करते हैं, एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू का बनना। बायोलॉजी के लिहाज से ये हिस्सा बहुत ही खास है। ट्रिप्लॉइड, ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर इसका मतलब बड़ा सीधा है। इसका मतलब है एक ऐसा सेल जिसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के 3 पूरे सेट हों। आमतौर पर तो 2 ही सेट होते हैं, एक मां से और एक पिता से। पर यहाँ एक मेल गैमीट और 2 पोलर न्यूक्लियाई के मिलने से हमें 3 सेट मिलते हैं। तो ये जो 3N है, ये एंडोस्पर्म का एक अनोखा जेनेटिक सिग्नेचर है। ये एक मेल गैमेट जो N है और 2 पोलर न्यूक्लियाई जो N+N है के फ्यूजन का नतीजा है। और इसी वजह से ये पौधे की एक स्पेशल न्यूट्रिशन फैक्ट्री बन जाता है, जिसका बस एक ही काम है, एम्ब्रियो को एनर्जी देना। तो इस ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का असली मकसद क्या है? समझिए, ये एक तरह से एक निस्वार्थ नर्सरी है। इसका इकलौता काम है बढ़ते हुए एम्ब्रियो को तब तक खाना खिलाना जब तक कि वो अपनी जड़ें जमाकर खुद फोटोसिंथेसिस करने लायक न हो जाए। ये अगली पीढ़ी का सर्वाइवल पक्का करने की एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो हमने प्रोसेस तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि इसकी इतनी अहमियत क्यों है? इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म का पौधों की दुनिया के लिए क्या मतलब है? इसके कई बड़े फायदे हैं। ये पक्का करता है कि कीमती एनर्जी तभी खर्च हो जब फर्टिलाइजेशन वाकई में सफल हो। ये एम्ब्रियो के लिए एक तरह का न्यूट्रिशन से भरा लंच बॉक्स तैयार करता है। और क्योंकि एंडोस्पर्म में दोनों पेरेंट्स के जीन्स होते हैं, ये हाइब्रिड विगर को भी बढ़ावा देता है। आसान भाषा में कहें तो इससे जो बीज बनता है वो अक्सर अपने पेरेंट्स से ज़्यादा मजबूत और हेल्दी होता है। यही तो फूलों वाले पौधों की कामयाबी का राज है। जैसे ही ये डबल फर्टिलाइजेशन का काम पूरा होता है, समझिए फूल में एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, एक पूरी तरह से नया चैप्टर। सबसे पहले तो वो सिंगल सेल वाला जाइगोट डिवाइड होना शुरू करता है और एक छोटे से नन्हे पौधे यानी एम्ब्रियो में बदल जाता है, जो बीज के अंदर बिल्कुल सेफ रहता है। और वो पूरी की पूरी छोटी सी संरचना जिसमें एम्ब्रियो और उसका खाना होता है यानी ओव्यूल, वो एक सख्त और प्रोटेक्टेड बीज में बदल जाती है। जो चीज माइक्रोस्कोपिक थी, अब वो एक बीज बन गई है जिसे हम देख और छू सकते हैं। और ठीक इसी दौरान ओवरी, जिसके अंदर वो ओव्यूल था, वो पककर फल बन जाती है। फल का मेन काम होता है बीज को बचाना और उसे दूर दूर तक फैलाने में मदद करना। अब आप सोच रहे होंगे कि फूल के बाकी हिस्सों का क्या होता है, उन खूबसूरत पंखुड़ियों का क्या? जैसे ही पौधा अपनी सारी एनर्जी बीज और फल बनाने में लगाता है, रंगीन पंखुड़ियां और स्टाइल मुरझाकर गिर जाती हैं। उनका काम पूरा हो चुका होता है। तो आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि ये पूरा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ फूलों वाले पौधों यानी एंजियोस्पर्म्स में ही होता है। ये उनकी पहचान है, उनका सुपर पावर है। ये एक गारंटी है कि बीज का विकास और पोषण सही तरीके से होगा। तो ये जो डबल चेक सिस्टम है, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से कहीं ज्यादा है। ये एवोल्यूशन का एक मास्टरपीस है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे चारों तरफ नेचर में ऐसी और कितनी जीनियस और एफिशिएंट स्ट्रैटेजीज चल रही हैं जिनके बारे में हमें शायद अभी ठीक से पता भी नहीं है। सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल।